अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड की। इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो हमने सारा पैथोलॉजी में पढ़ लिया है वही बस इन्होंने बताया हुआ है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। तो क्विकली गो थ्रू करूँगा। इसमें यह है कि BCQs के लिए भी एंड SAQs के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो शुरू का उन्होंने दिया हुआ है, जो एनाटमी सारी बताई हुई है, एनाटमी तो यूजली BCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि बस क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। एनाटमी में क्या है कि हमें पता है दो लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब. It is and these lobes, they are connected in between by isthmus, and it is usually present below the cricoid cartilage as we can see in the figure. वेट का इसका कभी कभी BCQ आ जाता है। इसका जो नॉर्मल वेट देखा गया वो 15 to 25 ग्राम्स होता है। लोअर पोल जो है दैट कैन एक्सटेंड टू 5th और 6th ट्रेकियल रिंग्स, ये भी BCQ आ जाता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसके आसपास कौन से होते हैं जो कि सर्जिकली इंपॉर्टेंट हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व्स एंड 2 पेयर्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। आर्टीरियल सप्लाई क्या है? सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। कभी कभी आर्टरी का वो आ जाता है वो MCQ आ जाता है कि कौन सी आर्टरी से डिराइव हुई। लाइक सुपीरियर इज डिराइव फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंफीरियर इज अ ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक। और जो थायरॉइड एमो आर्टरी वो हमें पता है कि वो मिड लाइन को सप्लाई कर रही होती है। एग्जामिनेशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड हमने सारी नहीं करनी, मेन हमने शुरू करना है ग्वाइटर से। ग्वाइटर हमें पता है क्या होता है। ग्वाइटर इज बेसिकली द इनलार्जमेंट ऑफ योर थायरॉइड ग्लैंड, जिसकी उन्होंने फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्वाइटर हो सकता है। नोड्यूलर हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, सॉलिटरी हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, नॉन टॉक्सिक हो सकता है। उसकी कॉजेज़ क्या आएंगे? हम कॉजेज़ उन्होंने 10 बताई हुई, 10 में से एटलीस्ट 6 तो ऑलरेडी आनी चाहिए हमको। कि आयोडीन डेफिशिएंसी मेन जो कि कॉज होता है गोइटर का। एक्सेसिव यूज़ ऑफ गोइट्रोजन, कैबेज कोई ज़्यादा खाता हो या रेप सीड कोई ज़्यादा खाता हो। स्टिमुलेशन ऑफ TSH बाय पिट्यूटरी ट्यूमर्स और बाय पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस और थ्रू थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि ग्रेव डिजीज़ में देखी जाती हैं। इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का विच कॉजेज डिफेक्ट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन की रेजिस्टेंस हो, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हुआ लाइक हाशिमोटोस, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस जिसको हम डिकवरिंग कहते थे, और ग्रेव्स डिजीज, सब की मैंने वीडियो अलग अलग से बनाई थी उसमें, किसमें? पैथोलॉजी में। इन्फेक्शियस थायराइडाइटिस इंक्लूडिंग पोस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल थायराइडाइटिस, ग्रैन्युलोमेटस डिजीज, फाइब्रस स्टेरल थायराइडाइटिस, थायराइड न्यूप्लेजिया। एटलीस्ट 5-6 इसमें पता होने चाहिए कॉजेज ऑफ गोइटर। मल्टी नोडुलर गोइटर अगेन तो ये है, कभी कभी SAQ का आ सकता है इस पर सवाल। मल्टी नोडुलर गोइटर पता होना चाहिए क्या होता है। इट इज क्रॉनिकली इनलार्ज थायराइड ग्लैंड विद मल्टीपल एरियाज ऑफ नोडुलरिटी। मेन कॉज क्या देखी गई है? आयोडीन डेफिशिएंसी देखी गई है। पैथोजेनेसिस कोई वैसे पूछता नहीं है, लेकिन मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ कि जो आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज होते हैं, हमें पता है कि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन कम हो रही होती है। एज रिजल्ट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा TSH रिलीज करा होता है एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड। ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ TSH होता क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया हो जाता है एंड कोलॉइड भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विच गिव्स अ फॉलिकल लाइक अपीयरेंस एंड नोडी विच गिव्स, जिसकी वजह से फॉलिकल्स बेसिकली जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और जो कोलॉइड होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नोडुलर अपीयरेंस मिलने लग जाती है। मल्टी नोडुलर गोइटर का अगर SAQ आया तो ज़्यादातर उसकी क्लिनिकल फीचर्स और इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही आएगा। क्लिनिकल फीचर्स के डब्बे से हम वैसे पढ़ सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, मेन जो क्लिनिकल फीचर हमें मिलता है, ऑब्वियस सी नेक स्वेलिंग नजर आती है विच कॉजेज अ कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी इन द फ्रंट साइड ऑफ द नेक। साथ में देर कुड आइदर बी सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म और देर कुड बी सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। कंप्रेसिव सिम्टम्स मिलते हैं, वो भी अगेन लॉजिकल है। कंप्रेसिव सिम्टम्स किस तरह के मिल सकते हैं? डिस्फेजिया मिल सकता है, सेंसेशन ऑफ समथिंग इन थ्रोट, रिकम्बिनेंट डिस्पनिया, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। क्योंकि थायराइड क्या करेगा, इतना जब इनलार्ज हो जाएगा वो, तो वो आसपास जितने भी इसोफेगस ट्रेकिया उन सबको कंप्रेस कर रहा होगा। एग्जामिनेशन में डिफ्यूज एनलार्जमेंट मिलती है थायराइड ग्लैंड की विच मूव्स ऑन डेग्लूटेशन एंड इट हैव्स मल्टीपल नोड्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इसका पता होना चाहिए कि swallowing जब हम कराते हैं तो वो जो इन्लार्जमेंट है वो मूव करती हुई नज़र आती है। इन्वेस्टिगेशंस, 4 इन्वेस्टिगेशंस का नाम याद रखना होगा फॉर मल्टी नोडुलर गोइटर, कौन कौन सी तरह कराते हैं, और कभी कभी उनकी फाइंडिंग्स भी पता होनी चाहिए। फाइंडिंग्स भी कभी कभी SAQ में पूछ लेते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम सीरम TSH T3 T4 कराते हैं, जिसमें से सीरम TSH इज मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स, द नंबर ऑफ नोड्यूल्स, द कंसिस्टेंसी एंड साइज ऑफ नोड्यूल्स। FNAC विच इज़ अ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, वो हम क्यों कराते हैं? अगर हमें कोई ऐसा नोड्यूल सस्पिशियस सा लग रहा हो कि उसमें कोई मेलिग्नेंट चेंजेस तो नहीं हो रही, तो उसकी हम हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए FNAC कराते हैं। एंड थायराइड सेंटिग्राफी विच इज़ ऑल्सो नॉन एज थायराइड स्कैन, इसमें हम बेसिकली टेक्नीटियम 99M ये कंपाउंड यूज़ करते हैं। मेन चीज़ इसमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ थायराइड सेंटिग्राफी, व्हाट इज़ थायराइड स्कैन। इट इज़ बेसिकली डन to check the functional status of the nodule in relation with the surrounding thyroid tissue। और वो फंक्शन याद रखना होगा क्या है कि अगर हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल कोई होगा तो वो हॉट नज़र आएगा थायराइड स्कैन में, और अगर हाइपो फंक्शनिंग नोड्यूल होगा तो वो कोल्ड नज़र आते हैं थायराइड स्कैन में। बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि थायराइड स्कैन कराते क्या और उसकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं। इन्वेस्टिगेशन में चारों के नाम, थायराइड फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, FNAC, थायराइड सेंटिग्राफी, और उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू मल्टी नोडुलर गोइटर।
ये बस पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट किस तरह होती है, ट्रीटमेंट के लिए भी ये डब्बे से वैसे पढ़ सकते हैं, पर ट्रीटमेंट यही है कि या तो मेडिकली चाहते हैं कि हम थायरॉक्सिन दे देते हैं ताकि TSH की वो जो प्रोडक्शन है सप्रेस हो जाए, या हम सर्जिकल रिमूवल में जाते हैं। सर्जिकल में हम टोटल थायरॉयडेक्टमी करा सकते हैं, नियर टोटल थायरॉयडेक्टमी करा सकते हैं, या सब टोटल थायरॉयडेक्टमी करा सकते हैं। लेकिन ये याद रखना होगा कि जब भी हम सर्जरी के लिए जाएंगे, वी शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट द पेशेंट इज़ यूथायरॉयड बिफोर सर्जरी। कि हाइपरथायरॉयडिज्म या टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर का अगर केस होगा तो उसमें यही करना होगा, सबसे पहले हमने पेशेंट को इंश्योर कराना होगा कि वो यूथायरॉयड है, तो उसके लिए हमने पहले मेडिकल थेरेपी देनी होगी। जब वो यूथायरॉयड हो जाएगा देन हम पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करेंगे। देन वी कम्स टू योर सॉलिटरी थायरॉयड नोड्यूल। अब जो नोड्यूल है अगर कोई हमें मिल गया, वी नीड टू चेक वेदर इट्स बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन की क्या क्या कॉजेज होती हैं, मेलिग्नेंट की क्या क्या कॉजेज होती हैं। बिनाइन की हम पढ़ लेते हैं। जितने भी सॉलिटरी नोड्यूल्स होते हैं बिनाइन, उनकी कॉजेज नज़र अगर तो वो बिनाइन हो, सो दे आर मोस्टली सीन ड्यू टू द केस ऑफ थायरॉयड एडिनोमा। मोस्ट कॉमनली जो मिलता है फॉलिकुलर भी हो सकता है, पेपिलरी भी हो सकता है। कोई कोलॉइड नोड्यूल हो, थायरॉयड सिस्ट हो, इन्फेक्शियस नोड्यूल हो, ग्रैन्युलोमेटस या लिम्फोसिटिक नोड्यूल हो, या हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल हो। और मेलिग्नेंट की क्या कॉजेज हो सकती हैं। मेलिग्नेंट की जो शुरू की 5 कॉजेज हैं वो तो आप लोग को पता होनी चाहिए क्योंकि हमने पैथो में पढ़ी है। मेलिग्नेंट कैंसर, मेलिग्नेंट इज नोन एज कोई कैंसर। कौन कौन सा कैंसर हो सकता है। पेपिलरी कार्सिनोमा जो कि सबसे कॉमन होता है। वी नो फीमेल्स आर मोर प्रिपोंडेंट इन डेवलपिंग डिजीज ऑफ थायरॉयड, मोस्टली सी इन फीमेल्स ऑफ 40 ईयर्स ऑफ एज। पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है उसमें हमें पता है सेल्स का पैटर्न पेपिलरी होता है और उसमें हमको डिस्टिंक्टिव न्यूक्लियर फीचर्स नजर आते हैं। हमको ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियाई के पेरेंट्स नजर आती थी जो कि हमने सारा पैथो में पढ़ा था, इसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी थी। तो पेपिलरी कार्सिनोमा मेलिग्नेंट में आ जाता है। फोलिकुलर कार्सिनोमा मेलिग्नेंट में आ जाता है। फोलिकुलर कार्सिनोमा का ये देखा गया है कि उसका जो मेटास्टेसिस होता है वो यूजली हिमेटोजीनियसली होता है, वेरएस जो पेपिलरी का होता है, पेपिलरी का यूजली लिम्फेटिक के थ्रू मेटास्टेसिस होता है। हर्टल सेल कार्सिनोमा आ जाता है जिसमें हमको हर्टल सेल्स मिलते हैं जो कि ऑनकोसाइट्स होते हैं। मेडुलरी कार्सिनोमा आ जाता है जो कि रेयर होता है लेकिन इट इज़ बेसिकली डेराइव फ्रॉम पैराफोलिकुलर सी सेल्स जिसमें हमको कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन ज़्यादा मिलती है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है जो कि एल्डरली में नज़र आता है। तो ये जो शुरू के 5 कैंसर हैं मेलिग्नेंट जो टाइप्स हैं नोड्यूल की, ये तो आप लोग को याद होनी चाहिए ऑलरेडी। बाकी अलग से जो इसमें 3 लिखी हुई हैं याद हो जाती हैं, खैर है, नहीं याद हो जाती तो भी कोई बात नहीं। थायरॉयड लिम्फोमा विच कोड आइदर बी बी सेल और टी सेल, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा विच इज़ वेरी 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 रेयर, एंड सार्कोमा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक मैस मिलता है नेक के लेवल पे। कंप्रेसिव सिम्टम्स मिलते हैं लाइक डिस्पेजिया, डिस्निया, डिस्फोनिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हीमोप्टिसिस। नेक मैस का याद रखना होगा कि इट मूव्स ऑन स्वॉलोइंग बट नॉट ऑन टंग प्रोट्रूजन। हम कैसे डिटेक्ट करेंगे या किस तरह हम सस्पेक्ट करेंगे कि अगर कोई नोड्यूल में मेलिग्नेंसी है या नहीं। या तो हमें उसकी नोड्यूल की रैपिड ग्रोथ नज़र आ रही हो, एक्सट्रीम ऑफ एज हो पेशेंट की, या पेशेंट बहुत बुढ़ा हो या बिल्कुल ही छोटा, बहुत चाइल्डहुड की एज में हो, कोई प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी हुई भी हो हेड एंड नेक रीजन में, सिम्टम्स ऑफ कंप्रेशन या इन्वेजन के, और कोई फैमिली हिस्ट्री है थायराइड कैंसर की। TNM क्लासिफिकेशन नहीं याद करनी इसकी कोई भी, मुझे नहीं पता क्यों दी हुई। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन सब पता होनी चाहिए नोड्यूल्स की। पीछे जो हमने 4 पढ़ी थी वो थी मल्टी नोडुलर गोइटर की जो कि उसके ऐसे क्यों अलग से लिखने को आएंगी। अब अगर नोड्यूल का सवाल आ जाए, मेलिग्नेंट उसका सवाल आ जाए, तो इसकी भी 7 इन्वेस्टिगेशंस के नाम पता होने चाहिए। 4 तो वही है जो कि हमने मल्टी नोडुलर गोइटर में पढ़ी थी और उनकी फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसमें हम क्या कराते हैं, सीरम TSH, T3, T4। अल्ट्रासाउंड जिसमें अगेन हम बेसिकली नोड्यूल को डिटेक्ट कर होते हैं वेदर इट इज़ मेलिग्नेंट और नॉट। अगर हमें लगे कि कोई मेलिग्नेंट होगा तो हमें वो वाला नोड्यूल किस तरह का नज़र आ रहा होगा, उसकी जो मार्जिन्स होंगी दे वुड बी इल डिफाइंड, उसकी शेप वुड बी इरेगुलर, हाइपो एक्ोजेनिसिटी विल बी प्रेजेंट, हेलो साइन विल बी प्रेजेंट, कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही होगी इस नोड्यूल में, एंड देयर वुड बी इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड इन्वेजन टू द सराउंडिंग टिश्यूज़। अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट ओनली डन टू detect the nodules but it is also done to assess the nodal metastasis in the neck के नोड्स। FNAC याद रखना है कि वही हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए तो कराते हैं। FNAC है याद रखना है कि हम इसमें मेलिग्नेंसी के केस में इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट विच इज़ ऑलवेज डन। FNAC को याद रखना होगा। एंड इसमें हम इसकी 2 अलग से क्लासिफिकेशन भी देखी गई हैं, थाई क्लासिफिकेशन, बेथेस्डा क्लासिफिकेशन। थाई के 5 ग्रेड्स हैं, बेथेस्डा के 6 ग्रेड्स हैं। ये ग्रेड्स उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए याद होते हैं, ठीक है, नहीं याद होते तो एटलीस्ट एक रीड दे देने कि बेसिकली जो भी हमको FNAC में हिस्टोलॉजी नज़र आएगी उसको अब हमने इन डिफरेंट ग्रेड्स में रखा हुआ है, ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 थाई में और ग्रेड 1 टू ग्रेड 6 बेथेस्डा में। थायराइड सेंटिग्राफी वही जो थायराइड स्कैन था कि हम वी आर बेसिकली चेकिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ नोड्यूल इन रिलेशन विद द सराउंडिंग थायराइड टिश्यू। हाइपर में हॉट होगा, हाइपो में कोल्ड होगा। CT स्कैन MRI के CT हम कराते हैं, ये जो अलग से हैं 3 CT स्कैन MRI CT हम कराएंगे नेक की नोड्स की टू असेस देयर एक्सटेंशन इन्वेजन। और अगर MRI कराएंगे तो हम MRI हम कराते हैं
विद कॉन्ट्रास्ट कराते हैं जिसमें हम गैडोलिनियम यूज़ करते हैं एज अ कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट। सीरम थायरोग्लोबुलिन हम चेक कराते हैं एज अ फॉलोअप केसेस में आफ्टर सर्जरी। एंड सीरम कैल्सिटोनिन हम चेक कराते हैं इफ़ वी आर सस्पेक्टिंग मेडुलरी कार्सिनोमा। तो ये 7 फाइंडिंग्स ऑफ मेलिग्नेंसी, 7 इन्वेस्टिगेशंस पता होनी चाहिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एफएनएसी, थायराइड स्कैन, सिटी स्कैन, एमआरआई, सीरम थायरोग्लोबुलिन, सीरम कैल्सिटोनिन। ट्रीटमेंट जो स्मॉल और बिनाइन होता है उसको तो हम थायरॉक्सिन के थ्रू ही ट्रीट कर देते हैं। अगर तो वो थायरॉक्सिन के थ्रू ट्रीट नहीं हो रहा हो और क्या कहते हैं उस नोड्यूल का साइज़ बढ़ रहा हो तो फिर हम सर्जरी में जाते हैं। जो बिनाइन होगा, बिनाइन की सर्जरी किस तरह करेंगे, लोबेक्टमी या इस्थमसेक्टमी के लोब को एक रिमूव कर दिया या इस्थमस के लेवल को रिमूव कर दिया। एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्पेसिमेन इज सेंट टू अ हिस्टोपैथोलॉजी लैब। अगर तो उस हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हमको उस स्पेसिमेन में कोई मेलिग्नेंट फाइंडिंग्स मिली तो हम क्या करेंगे, देन हम जाएंगे थायरॉयडेक्टमी की तरफ विद और विदाउट नेक डाइसेक्शन। मेलिग्नेंट के केस में याद रखना है कि वी शुड डू एफएनएसी, टोटल थायरॉयडेक्टमी विद और विदाउट नेक डाइसेक्शन। ये ट्रीटमेंट यही है। जो बिनाइन है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन काम नहीं की तो हम लोबेक्टमी कराएंगे या इस्थमसेक्टमी कराएंगे। अगर वो कराने के बाद भी हिस्टोपैथोलॉजी में पता चला कि कुछ मेलिग्नेंट फाइंडिंग्स मिल रही हैं, देन हम थायरॉयडेक्टमी की तरफ जाएंगे विद और विदाउट नेक डाइसेक्शन। और अगर कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर है तो मेलिग्नेंट में तो मेडिकल देनी नहीं है ना, मेलिग्नेंट में तो सीधा एफएनएसी और टोटल थायरॉयडेक्टमी करा देनी है विद और विदाउट नेक डाइसेक्शन। फिर लास्टली कम्स टू योर ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ वी नो कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म देखा जाता है ड्यू टू सर्कुलेटिंग थायरॉयड स्टिमुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज विच आर नोन एज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इस पर भी एससीक्यू आ सकता है। एंड वी नो दीज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे बेसिकली बाइंड टू एंड दे एक्टिवेट द थायरोट्रोपिन रिसेप्टर्स विच आर फाउंड इन द थायरॉयड ग्लैंड्स, दस दे लीड टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द थायरॉयड हॉर्मोन्स के। इसमें फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं, इंक्रीज T3, इंक्रीज T4 एंड डिक्रीज इन TSH। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के, थायरोटॉक्सिकोसिस के सारी क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं। मैं जल्दी बोलूँगा बहुत कि वही सारी मतलब बंदा हाइपर हो जाते हैं। इन शॉर्ट हाइपरथायरॉयडिज्म वाले जितने भी फीचर्स होते थे, वेट लॉस, फटीग, वीकनेस, इंक्रीज एपेटाइट, हीट इंटॉलरेंस, गर्मी ज़्यादा लगती है, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज स्वेटिंग, वार्म एंड मॉइस्ट स्किन, इंक्रीज बाउल मूवमेंट्स, डायरिया हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, फाइन ट्रेमर्स मिल रहे होते हैं। ऑप्थेल्मोपैथी के वही एक्सोप्थेल्मस नजर आ रहा होता है, डर्मोपैथी मिल रही होती है, हमने पढ़ी थी ग्रेव्स डिजीज में एक स्पेसिफिक स्किन के लीजन्स मिल रहे होते हैं। ऑप्थेल्मोपैथी को उन्होंने वो बताया है कि एक्सोप्थेल्मोस, लिड डिट्रैक्शन, लिड लैग, रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट्स, ये सब नजर आ रहा होता है। तो ये सारे अगर क्लिनिकल फीचर्स लिखने को आ जाएँ, सब चीज़ उसमें डाल लेनी है SCQ में। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन ग्रेव्स डिजीज़। हम कराते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, उसकी फाइंडिंग बतानी होगी कि रेज T3 T4 डिक्रीज TSH। अल्ट्रासाउंड में बताना होगा, अल्ट्रासाउंड की ये फाइंडिंग बतानी होगी कि डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड इज सीन विद इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी। थायराइड स्कैन में हम क्यों कराते हैं, टू रूल आउट द फंक्शनिंग एडिनोमा, कि हमको बेसिकली रूल आउट करना होगा कि वो एडिनोमा नहीं ग्रेव डिजीज़ है। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन का ऐसे करेंगे जो कि हमको रेस मिलेगा एंड दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ग्रेव्स डिजीज़ कि वही थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती हैं जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं। और हम अदर थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़ को भी डिटेक्ट करेंगे लाइक एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ और एंटी थायरॉयड पेरोक्सिडेज ऑटो एंटीबॉडीज़ विच आर ऑल्सो समटाइम्स रेस्ड। ट्रीटमेंट, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, orthothyroid drugs like carbamazole, radioactive iodine ablation, thyroidectomy, and glucocorticoids if grave disease is associated with some other autoimmune disease. So that was all related to diseases of thyroid gland. I hope इसकी समझ में आ गया हो, क्योंकि इससे अगर तो SCQ आया तो एक डिजीज़ से स्पेसिफिक ही आएगा और उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन, फीचर्स एंड ट्रीटमेंट लिखने होंगे। तो इसकी समझ में आ गया हो, आई थिंक।